ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके ठीक है। ये बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कल मैंने आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, उसमें जो हाफ लाइफ निकाली थी, ठीक है, वो यहाँ पे भी हाफ लाइफ आनी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आनी है, तो वो मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है ना नोट्स के अंदर से भी सेंड कर दूंगी। एक्चुअली मैंने उसको स्कैन किया था कैम स्कैनर से, लेकिन वो जो है ना वो शेयर नहीं हो रहा था, तो इसलिए कल शेयर नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो है ना वो कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया था, तो वो जो है ना आज हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे है। जस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाती है, यानी एक्स जो है वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ ए हो गया, और टाइम भी हाफ टाइम हो जाता है उसके ऊपर। तो वो यहाँ पे भी आना है, तो वो लेकिन मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल के साथ, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखते हैं। जस्ट इसमें डिफिकल्ट आपको क्या लगेगा कि जो इंटीग्रेशन के रिजल्ट आता है, ठीक है, आप लोग मैथ के स्टूडेंट नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इसकी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने जस्ट उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जस्ट आप लोगों ने वो उसको याद करना है कि इसकी इंटीग्रेशन आती है तो वो क्या आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। जिसका माइक्रोफोन ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर दें। जो वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बंद कर दें प्लीज, ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। ओके अब हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इसकी उसमें रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। A chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to power 1 is called first order reaction, ठीक है। A chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to power 1 is called the first order। जैसे हमने पहले कहा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें बताता है कि जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी कोई ना कोई पावर होगी, अगर उसकी पावर 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, द इन्वर्जन ऑफ शुगर केन या sucrose in the presence of dilute HCl as a catalyst is shown has been found to be a first order reaction। एक्चुअली अगर हम ये देखें, जो हमारे पास शुगर होती है, जो हमारे पास सुक्रोज है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है मीन वाटर की प्रेजेंस के अंदर, तो वो किस और HCl उसमें एक्ट कर रहा है कैटलिस्ट के तौर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज के अंदर। तो ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटिव होते हैं, यानी अगर उसके ऊपर हम लाइट फॉल करवाते हैं तो वो क्या है हमारे पास कि वो लाइट को राइट वाली साइड पे मूव करता है, और जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है वो लाइट को लेफ्ट वाली साइड पे रोटेट कर सकता है। तो ये लीवो और डेक्स्ट्रो इसको कहते हैं हमारे पास कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी सक्रोज थी और वो और उसने लाइट को कितना किस साइड पे जो है वो रोटेट किया है। मीन ये उसके एक्सपेरिमेंट है कि हम प्लेरीमीटर से इसको डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दी गई है आपको, सच अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि दो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रही थी, वन ऑफ विच इज ग्लूकोज। ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, उसमें से एक क्या है ग्लूकोज है, इज डेक्स्ट्रो, एंड अदर जो है हमारे पास जो फ्रुक्टोज होता है वो हमारे पास लीवो रोटेटरी होता है, एंड प्रोसीड विद द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन which is measured at the amount of sugar decompose के वहाँ से हमें पता चल जाता है कि शुगर कितनी decompose हुई है, and hence can be monitored by the measuring the optical rotation of the reaction mixture at different time interval using the polarimeter। हम क्या कर सकते हैं कि polarimeter को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि कितनी लाइट जो है राइट साइड पे मूव हुई है, कितनी लाइट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव हुई है, और वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितनी सक्रोज थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वाटर है,
लेकिन वाटर आप देखोगे कि कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज नहीं आता, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0, और रेट जो है वो जस्ट टू जस्ट 1 पे डिपेंड कर रहा है कि ये हमारे पास सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये जो आगे आप देखोगे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास सिंगल रिएक्शन भी होता है कि एक ही मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी हमारे पास अगर उसकी पार क्या है 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, हम सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप कि एक है हमारे पास कोई भी जनरल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब टाइम उस टाइम हमारे पास क्या होता है 0, मीन रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ या बिल्कुल स्टार्ट पे है, तो हमारे पास क्या होगा कि सारे के सारी रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट तो नहीं होता, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाती है 0, और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हम a मोल पर dm क्यूब लिख रहे हैं। जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो टाइम इक्वल टू t आ गया, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाती है जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या होगी a माइनस x। ठीक है, this is the expression for the rate for such a reaction can be derived as follow कि इस reaction के लिए हम rate ला कैसे लिख सकते हैं कि rate of reaction हमें पता है directly proportional to the molar concentration of reactant raised to some power some power। ठीक है, तो some power यहाँ पे हमारे पास क्या आती है 1 है, तो ये हमारे पास इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पहले हमने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी, फिर हमने क्या किया इसको क्या दिया किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर लिख रहे हैं, तो वो a माइनस एक्स आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं तो k आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो 5 स्टेप आप लोगों को याद है ना कि पहले आपने रेट लॉ लिखना है। ठीक है, रेट लॉ से हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकलेगी, फिर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, फिर हमने सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पुट करके और हम जो है फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो वही काम हमने यहाँ करना है। तो सबसे पहले हमने रेट लॉ लिखा। ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल्स क्या है कि चेंज किस में आ रहा है, टाइम में चेंज आ रहा है और कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे कि डी टी इस साइड पे आ गया और ये हमारे पास क्या है डी एक्स के नीचे ये जो है कंसंट्रेशन वाली टर्म एक साइड पे आ गई। अब इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है लॉग नेचुरल माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। तो जो मैंने आपको इसका सोल्यूशन निकाल के भी दिखाया हुआ है कि जब भी हमारे पास क्या हो कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये वेरिएबल है, तो हमारे पास क्या करना है कि सिंपल आप समझ लें कि अगर 1 ओवर x हो तो उसका आंसर आता है लॉग नेचुरल x आता है। ठीक है, अब बस क्या है 1 ओवर a माइनस एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस है तो ये इसलिए यहाँ टर्म में भी माइनस आएगा, ये वाला माइनस। ठीक है, अगर इस टर्म के अंदर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 ओवर a प्लस एक्स होता, तो यहाँ पे लॉग नेचुरल a प्लस एक्स आ रहा होता। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन आता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स है और आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, यानी कि dx ओवर a माइनस एक्स का आंसर है हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, और साइड पे हमारे पास क्या है kt प्लस c। अब वही हम काम करेंगे जो पहले हमने पीछे किया कि जब टाइम 0 है हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है 0 होती है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ c कैन बी कैलकुलेटेड। हम c की वैल्यू कैलकुलेट करना जा रहे हैं कि टाइम को 0 कर दें, कंसंट्रेशन को 0 कर दें, ये x को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। इसका मतलब है c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई c इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल a। अब हम क्या करेंगे c की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर 5.3 इक्वेशन जो है हमारे पास, हम उसमें पुट करेंगे c की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा ये साइड पे तो ये ऐसे ही रह गया माइनस लॉग नेचुरल, ये ऊपर वाली माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू के टी, और ये c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ये इधर माइनस में टर्म है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो ये क्या बन गया प्लस लॉग नेचुरल a, और हमारे पास क्या है ये टर्म नेगेटिव में है
और ये साइड पे के टी आ गया। आपको पता है लॉग नेचुरल के अंदर या लॉग की टर्म के अंदर जो टर्म माइनस होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, जो प्लस होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो ये हमारे पास इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अबव इक्वेशन। के इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिले हम ये देखते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमारे पास ये जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मीन यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है लेकिन ओरिजिन से पास आउट होगी। ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म जो है वो वाई एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाता है और ये इसके साथ जो टर्म आती है एक्स एक्सिस के साथ वो उसकी स्लोप हो जाती है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, के ओरिजिन से पास आउट करी है, where log natural a over a minus x is a dependent variable and t is independent variable। कि ये हमारे पास जो है y एक्सिस पे आ जाता है और ये हमारे पास x एक्सिस पे आ जाता है। अ प्लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइन आते हैं हमारे पास की log natural a minus x a over a minus x को टाइम से करते हैं, उसकी स्लोप की वैल्यू हमें क्या बता रही है कि वो k की वैल्यू बता रही है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि स्लोप की यहाँ पे किसकी इक्वल है, k के। यानी हम स्लोप से क्या कर सकते हैं, हम स्लोप से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई तो उसके साथ हमें क्या है, उसके अगर हम वहां से यूनिट निकाल लेंगे तो फिर हमें जो है वो पता चल जाएगा ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू हमने ले ली स्लोप से और जो है उसके यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं। अब ये देखिए ये कंसंट्रेशन है ए, ठीक है, और a माइनस एक्स भी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाती है 1 होगी। इसलिए और वैसे भी ये रेशियो है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाती है। ठीक है, it involves the ratio of the concentration, hence the unit of kr per second। कि जब ये टर्म 1 होगी तो ये क्या 1 ओवर टाइम क्या हुआ, मोस्टली टाइम को हम सेकंड में ले रहे होते हैं, तो ये पर सेकंड इसके यूनिट बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसके यूनिट क्या बन गए, पर सेकंड। अब यहाँ पे हम हाफ लाइफ निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे वो चीज आ गई जो कल आपको बताना चाह रही थी कि हमारे पास क्या है, दी एक्सप्रेशन फॉर दी हाफ लाइफ पीरियड। कि हाफ लाइफ होता क्या है कि वो टाइम जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो वो टाइम हमने नोट करना है, या आप ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम देखेंगे कि कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो हाफ रिएक्शन जो है जहाँ कंप्लीट हो रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाफ लाइफ होती है। तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमने टाइम को इधर कर लिया और ये की वैल्यू आ जाएगी इधर आ जाएगी, बाकी टर्म हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, when the available concentration of reactant decrease to 1/2 of the initial value, then T becomes equal to T half। कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो जब हाफ हो गई है तो वहां पे हमारे पास जो टाइम है वो क्या बन जाएगा, टाइम हाफ। मतलब आपने स्टार्ट पे 10 ग्राम लिए, ठीक है, तो आपने वो टाइम नोट करना है जब ये हाफ ऑफ 10 रह जाए, मतलब ये 5 ग्राम जब रह जाएगा उस टाइम पे हमने टाइम नोट करना है। तो 5 ग्राम रह गया, ठीक है, हमारे पास 10 ग्राम रिएक्टेंट था, जब वो 5 ग्राम रह गया तो इसका मतलब है 5 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट भी तो बनी है, जो 5 ग्राम कम हुआ है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास क्या था, जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है, ये अवेलेबल कंसंट्रेशन ही थी ना a माइनस एक्स किसी भी टाइम के ऊपर, वो कितनी रह जाए हाफ टाइम के ऊपर। जो ऊपर स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि जब हाफ टाइम है तो जो अवेलेबल कंसंट्रेशन होती है वो हाफ ऑफ a हो जाता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। इसका हमें पता चल गया कि a माइनस एक्स कितना होता है, हाफ ऑफ a हो गया। अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये 1a है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसलिए वो लिखा नहीं जाता, 1a माइनस एक्स है। अब अवेलेबल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ जाती है कि ये आ गई हाफ। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है रिएक्टेंट हाफ हो गए थे तो प्रोडक्ट भी कितनी बनी है, वो हाफ बनी है।
ऐसा ही है ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितनी बनेगी, हाफ ऑफ ए। तो आप इसको यहाँ पे पुट करके भी देख लें कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 1 थी, 1 में से 0.5 माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 0.5 ऑफ ए। ऐसे ही है ना, एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही आ जाएगा। तो चाहे आप इसको ले लें, a माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ले लें, या x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, दोनों एक ही बात है कि हाफ लाइफ के ऊपर हमारे पास जो है रिएक्टेंट जो है वो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, हाफ, और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रह जाती है वो भी हमारे पास हाफ हो रहती है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू 1 ओवर k log नेचुरल a ओवर a माइनस एक्स था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स की हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी है, वो 1 ओवर 2 और मल्टीप्लाई बाय a, मीन हाफ ऑफ a है, बाकी टर्म वैसी रहेगी, ठीक है। जहाँ x की वैल्यू आ रही थी हमने जस्ट वो वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया, या x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ये भी हाफ ऑफ a ही आ जाएगी। हमारे पास क्या है, बाकी टर्म वैसी रहेगी कि t हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर k log नेचुरल a ओवर हाफ ऑफ a। अब आपको ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो क्या चल जाती है, वो न्यूमिनेटर में चली जाती है, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी रह गया a और a, ये a और a आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम जो है उसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 ओवर के लॉग नेचुरल 2। तो लॉग नेचुरल 2 हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जब लॉग नेचुरल 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 0.693 के। अब यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ तो कंसंट्रेशन की कोई टर्म भी नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आ रही। तो हमारे पास क्या है कि हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, ठीक है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास के रेट कांस्टेंट के, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज एविडेंट from the above equation that half life for the first order reaction is inversely proportional to the rate constant, कि ये rate constant के inversely proportional है, whereas it is independent of the initial concentration of the reactant, कि ये initial concentration के independent है, मीन यहाँ पे concentration term जो है वो cancel out होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन आई है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, हम इससे डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। दी अवेलेबल कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं हम, यानी a माइनस एक्स निकालना चाह रहे हैं किसी भी टाइम के ऊपर। तो हमने क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। स्टूडेंट आवाज आ रही है, इंटरनेट का इशू था। The available concentration of reactant exponentially decrease with time, कि available concentration time के साथ साथ क्या है, decrease होती है। तो decrease हो रही है, हम उस decrease को निकालते हैं कि वो कैसे निकलेंगे, using the formula for logarithm, कि हम logarithm का formula यूज करें कि log natural कोई भी टर्म है, जस्ट आपको समझाने के लिए, log natural x over y है, तो इसको उल्टा करना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, ठीक है। -1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log नेचुरल y ओवर log नेचुरल x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे log नेचुरल a ओवर a माइनस एक्स था, अगर हम इस इक्वेशन से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा और a वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी। तो यही हम कर रहे हैं, एक पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक साइड पे माइनस आ गया, माइनस के टी, और इस साइड पे क्या है, इक्वेशन जो है वो इन्वर्ट हो गया। अब आपको ये भी पता है कि लॉग नेचुरल को खत्म करने के लिए हम उसका क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे लॉग नेचुरल और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे क्या रह गया, a माइनस एक्स ओवर a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ठीक। अब अगर यहाँ से हम क्या करें, a को इस साइड पे ले जाएं इक्वेशन के, तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो अवेलेबल कंसंट्रेशन ही है ना, जो हमने किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर निकाली थी, ठीक है। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन एट द फॉलोइंग ग्राफ है हमारे पास,
The available concentration of reactant decrease exponentially with the passage of time. कि जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता है, देखिए टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, पहले क्या 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 20 30, जितनी ये टर्म ज्यादा होती जाएगी, लेकिन अब ये देखिए इसके साथ माइनस है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि, और एक्सपोनेंशियली आ रहा है कि मीन स्ट्रेट नहीं आ रहा, लेकिन एक्सपोनेंटली इसे डिक्रीज आ रहा है। तो यहाँ से हम देखें, हमने प्लॉट बनाया a माइनस एक्स का टाइम के साथ, तो a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम जो है वो पास आउट हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मीन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एक्सपोनेंटली विद टाइम। कि टाइम गुजरता जाता है तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमने हमारे पास ये x माइनस में, इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये टर्म पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू a माइनस ये वाली टर्म हमारे पास आ गई a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस kt। अब इस टर्म के अंदर हमारे पास कॉमन क्या है, a कॉमन है। ठीक है, तो हम a को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बन गया हमारे पास a इंटू 1 माइनस e माइनस के टी। ठीक है, अब ये देखिए टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास क्या है, टाइम ज्यादा हुआ, ये टर्म माइनस आ गई, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन ओवरऑल इस टर्म का जो इफेक्ट होगा या उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, कोई स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, तो इन ग्राफ से भी आपको पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। इसके अलावा हम यहाँ से इक्वेशन को क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को और रीअरेंज करें, तो फिर क्या बनता है हमारे पास, हमने क्या किया, इस a को इस साइड पे ले आए, x ओवर a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस kt। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि ये टर्म जो है कांस्टेंट हो सकती है या रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं, रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन वी कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन। एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन जो है अगर हम वो निकाल लें, ठीक है, दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, इन्फिनिट हो जाए, देन हमारे पास क्या है, x ओवर a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और यानी कि आप ये कहते हैं कि x जो है इक्वल है a के। ठीक है, अब ये देखो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू तो माइनस में है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब प्लस में ये टर्म अगर आ रही है तो a से इसको माइनस करें, a से जो है 1 से माइनस करते जाएंगे तो ये जो है इसका बहुत कम इफेक्ट होगा। कि मीन ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगी, जस्ट 1 वैल्यू रह जाएगी। जब 1 वैल्यू रह जाएगी तो हम कह सकते हैं कि a जो है और x के इक्वल है। मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन कि जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, इक्वल आने का मतलब क्या है कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी ये टाइम जो है इन्फिनिट नहीं आता हमारे पास, ये टाइम थोड़ा ही होता है इन्फिनिट टाइम से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गेट कंप्लीटेड बिकॉज इन्फिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीशन। को इसको कंप्लीट होने के लिए हमें जो है वो इन्फिनिट टाइम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, हमारे पास इन्फिनिट टाइम नहीं आता और ये दोनों कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं आती। इसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम अभी जो ग्राफ हमने बनाए थे फर्स्ट वाले, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है।